मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय शंकर सिंह जी सोलंकी साहब, मेरे समाज के भामाशाह और संगठन के संरक्षक माननीय जगदीश सिंह जी सांगला साहब, गुमान सिंह जी जोधा साहब, कान सिंह जी राठौड़ साहब, संगठन की सहयोगी महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्रीमती नीतू जी, हमारे महामंत्री नंद सिंह जी, मेरे भाई गोपाल जी रेणवाल साहब और वो तमाम कार्यकर्ता जिन्होंने 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ समाज के स्वाभिमान के लिए काम किया, उन सबके इसी चरणों में नमन। आप सबकी जो मेहनत आपने हमारे इन मुद्दों को घर घर तक पहुंचाया, समाज से अनभिज्ञ लोगों को समाज से अवगत कराया और अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई से इनको यहां पर लेकर के आए, ऐसे सब महान कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं। मैं किसी एक का नाम लेकर के मैं सारे कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं करना चाहता। जितने भी आप यहां मौजूद हैं, आपने समाज के स्वाभिमान के अंदर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। गवाह है सोशल मीडिया 6 महीने से कि आपके काम करने के तरीके से ही हमारे को ग्लानि देने वाला गूगल, जहां दरोगा लिखो तो अब सब निकल कर आते थे। एक धमकी से सारे गूगल से ऐसी टिप्पणियां गायब हो गई। जब सरकार को पता चला कि कोई जाति और समाज अपने मान सम्मान को लेकर के जयपुर की राजधानी विद्याधर नगर स्टेडियम में कोई आयोजन करने जा रही है, तो यकीन मानिए साथियों, 7 दिन के अंदर इस गवर्नमेंट ने वंशावली अकेडमी घोषणा की, जिसके अंदर जाति समाज और इतिहास को सुधारने की बात कही। ये इतिहास को लेकर ऐतिहासिक पहल रावणा राजपूत समाज की नहीं है तो और किसकी है? पूरे राजस्थान में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि कोई जाति और समाज अपने मान सम्मान और अपनी ख्याति को लेकर के यहां मौजूद है। 8 साल पहले 98 के अंदर, यानी 8 साल पहले तो मैंने मुद्दा उठाया था, लेकिन 98 में जब मैंने कर्नल टोड की बुक पर मुद्दा उठाया था, पहली रैली थी 98 की। कर्नल टोड को बहुत लोग कम जानते थे हमारे, लेकिन 8 साल पहले मैं जब कर्नल टोड की बुक के पीछे पड़ा था, तो जो उसके अनुवादक थे कालूराम जी शर्मा, उनको मैंने फोन करके धमकाया था कि कोई व्यक्ति यदि सामने से गाली दे तो उसकी क्या हालत होती है। और मैंने कहा, आप एक अंग्रेज राइटर के अनुवादक हो और उसकी पुस्तक का लिख लिख करके प्रचार कर रहे हो, वो एक समाज विशेष पे आप टिप्पणी दे रहे हो। मैंने कहा, आपको शर्म आनी चाहिए कालूराम जी। किसी दिन मुझे सामने मिल गए तो आपका हश्र क्या होगा आपको मालूम नहीं है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जाते जाते उन्होंने जो 2013 का संस्करण था कर्नल टोड का राजस्थान का इतिहास, उस पुस्तक से दरोगा शब्द के बारे में ग्लानि लिखी हुई सारी परिभाषाओं को हटा दिया। जहां सरकार में प्रतिवेदन की जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं किसी को कहने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सीधे बात करो। कोई एक व्यक्ति
कैसे हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। सारे इतिहासकार बदनाम होते हैं। और तो और देखिए, उन्होंने तो अपनी गलती सुधार ली और शौक सुधार गए, लेकिन उनके बाद में एक बहुत पुरानी किताब है मर्दुमशुमारी, जिसके अनुवादक है जूर खान। मर्दुमशुमारी किताब जो है वो जाति विशेष पर उनकी जो सबसे कमजोर से कमजोर और कमियों की जो हिस्ट्री थी उन पे लिखी हुई है। ये 1891 में लिखी गई थी। और अंग्रेज क्या करते थे कि पूरे भारतीयों की और साथ में उन जातियों को किस प्रकार से नीचा दिखाया जाए, किस प्रकार से उनको बदनाम किया जाए, तो वो उन जातियों के क्रिमिनल्स रिकॉर्ड ला करके और उन जातियों के साथ जोड़ते थे। उनकी कुछ कुप्रथाएं होती थी या कुछ घटना विशेष किसी परिवार को लेकर के होती थी, उसको वो ला करके उसमें इतिहास में जोड़ते थे। उनका एक ही काम था कि भारत पे राज करना है तो यहां की कमजोर जातियों को यहां की मजबूत जातियों से लड़ा करके रखो, ऊंच और नीच और भेदभाव का भेद इनमें डाल के रखो, ताकि कभी ये यूनाइट नहीं हो पाए। इनके मान सम्मान को बिगाड़ के रख दो ताकि ये सर उठा करके बात नहीं कर सके। ये अंग्रेजों की चालें थी, डिवाइड एंड रूल के इतिहास जिसको दुनिया जानती हो कि हमने हमारी बेटों को देकर के राज किया है, उनको तो इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया। और वो भूमिहीन राजपूत जिन्होंने रियासत काल में जमीन नहीं रहने से, भूमि नहीं रहने से अपने ही भाइयों के पास नौकरियां की, जिनको नौकरी मिली उन्होंने नौकरियां की, जिनको नहीं मिली उन्होंने खेती की। ऐसे गरीब राजपूतों के साथ उन नाजायज इतिहासकारों ने नाजायज इतिहास लिख दिया। एक प्रथा चला करती थी, दहेज में राजा रानियों के पास में, राजाओं के पास में एक रानी के साथ में कई दहेज में कई की महिलाएं आती थी। सबको मालूम है, सब देख रहे होंगे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक कौन है? एक पासवान का पुत्र है। पहली पत्नी कौन है? और उसका पहला बच्चा कौन है? सुसीम। मैं इस अध्याय को इसलिए दोहरा रहा हूं कि आप सभी ये सीरियल देख रहे होंगे। साथियों, किस तरीके से परिवार में वो महिलाएं आपस में लड़ रही है, कैसे वो एक दूसरे के बच्चों को मारने में लगे हैं, कैसे कैसे वो षड्यंत्र कर रहे हैं। जो लोग अपने परिवार को नहीं संभाल सकते वो क्या राष्ट्र को खाक संभालेंगे? अशोक ने जब अपने भाई से ये सुना कि वो नाजायज है, वो जायज नहीं है, वो असली नहीं है, तो उसने उसके खिलाफ तलवार उठाई और तलवार के दम में आया। ये परंपरा थी। एक कहावत थी मारवाड़ी में, पहली पीटी ठाकुर की और तीसरी पीटी चाकू। इसका मतलब जानते हो? एक ही परिवार में मुखिया के मृत्यु के बाद में जब बड़े भाई को गद्दी दिया जाता था तो उसके छोटे भाई को उसकी प्रॉपर्टी से अलग रखा जाता था। इसलिए परंपरा थी कि बड़ा भाई है, संयुक्त परिवार प्रणाली है, इसलिए ये ठाकुर साहब रहेंगे और आपको इनके साथ इनके सहयोग से काम। दूसरी पीढ़ी में वही परिवार उनके यहां नौकरी पर लग जाता था और तीसरी पीढ़ी में तो उसकी नौबत यह आती थी कि उसका वही बड़ा तो उस जमीन से बेदखल कर देता था। ये था।
यह है शोध की बात, जो हमें सोचने के लिए मजबूर करती है कि प्रक्रिया थी क्या और बनाई क्या गई। कुछ हरामखोर लेखकों ने यह लिख दिया कि ये जो भूमिहीन राजपूत थे ये नाजायज औलाद है। उन हरामखोरों ने तो राजपूतों को भी ब्राह्मणों को नाजायज औलाद दिखा। इतिहास था, 40 जातियों को इन्होंने नाजायज बताया। किस जाति को किसका नाजायज बताया पता ही नहीं। मुझे लगता है कि इनका खानदान का एक खानदानी पैसा होगा कि जब किसी का जन्म हो रहा होगा तो इनका परिवार ही निरीक्षण कर रहा होगा किसका नाजायज। ऐसे हरामखोरों के सिर कलम कर दें, बड़ी बात नहीं। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। हमारे लोग चंद्रमा पे जा रहे हैं, जात पात नहीं पूछ रहा है। और आज भी कुछ टटपुंजे बाजारू पुस्तक सीरीज वेदांत स्टैंडर्ड ये क्या बात ये लिखती है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गोला गोली अपने आप को रावण राजपूत कहने लग गया। इन कुत्तों से पूछो कि गोला और गोली क्या होता है। साले एक तरफ क्या इतिहास लिखते हैं, दूसरी तरफ क्या इतिहास लिख देते हैं। मर्दमशुमारी रिपोर्ट में लिखते हैं कि गोला और गोल के एक सामंतों की तीसरी कैटेगरी थी, जिसमें 100 से ज्यादा संख्या होती थी उसे गोल के सामंत बोल। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो मर्दमशुमारी रिपोर्ट की बात कर रहा हूं जो 1891 में लिखी गई थी। मैं नहीं थी। उसमें एक उदाहरण आया कि अव्वा ठाकुर साहब अपनी रियासत के लिए किसी और रियासत से लड़ रहे थे और घायल होकर गिर गए। उनके एक सैनिक ने एक गोले ने खबर पहुंचा दी ठिकाने में, ठाकुर साहब काम में आ गए। उनकी श्रीमती जी ने चूड़े वड़े फोड़ करके रोना धोना चालू कर दिया। थोड़ी देर में साहब वो ठाकुर साहब जिंदा होकर के आ गए। जब उन्होंने देखा कि उनकी श्रीमती जी ने काली ड्रेस पहन करके रोना धोना चालू कर दिया तो उनको बड़ा गुस्सा आया। किसने बताया कि मैं काम में आ गया? तो उसने गोला आया था, वो घोड़ा लेके, और उसने कहा कि आप काम में आ गए। उस वक्त ठाकुर साहब ने फरमान जारी किया कि कोई गोला घोड़े पे ही नहीं बैठेगा, क्योंकि घोड़े से बैठ करके जल्दी आके उसने गलत सूचना दे दी। तो फरमान तो जारी किया घोड़े पे नहीं बैठेगा। दूसरा फरमान जारी किया है कि ये हराम, ये नालायक हैं, ये लापरवाह है, ये पूरा ध्यान से नहीं देखते हैं। और ये फरमान जारी किया अपनी रियासत से, और दूसरी रियासतों ने इसको माना नहीं माना उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सारे अंग्रेजों को और यहाँ के देसी लेखकों को वही घटना पसंद आई और उन्होंने उठा करके गोला और चाकर को एक जाति बना के और ये इतिहास लिख डाला। ये तो हरामखोर है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान में एक रियासत जहां ये घटना घटी और उसके फरमान 22 रियासतों ने मान लिया? अगर ऐसा है तो आपस में लड़ी क्यों रहे थे? आपस में तो लड़े थे। और तुम्हारे ऊपर राज करने वाले अंग्रेज, उन्होंने सबके लिए लिख दिया कि सारी रियासत बोले हरामखोर हैं। खुद ने किसी की पदवी को बदनाम किया। अच्छा, हमसे भी क्या मतलब? हमारे कोई लेना देना नहीं है इस शब्द से, उस सेना से, उस सैनिक से। वहां कोई रावण राजपूत का दरोगा जरूरी जगह कोई रोल ही नहीं, क्योंकि हमारे जो लोग थे वो उच्च पदवियों पे थे। कोई था, कोई हजूर था, वजीर था, दरोगा होता था हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उसको उठा करके हरामखोर ने उससे जोड़ दिया गोला से। कोई तथ्य नहीं इसका कहीं पर भी। फिर देखिए आप इनकी बदमाशी। तो 91 में लिखी हुई पुस्तक में रावणा शब्द जोड़ रहे।
गोला चाकर वाले चैप्टर में। ये जोधपुर की सारी जनता में बैठी है। रावणा शब्द कब आया था? 19वीं शताब्दी के बाद 1912 के आसपास में। हरामखोर पौराणिक पुस्तक में लिख रहे हैं कि रावण राजपूत गोला गोली। आंखें फूट गई ऐसी पुस्तकों को रिलीज करने वाली सरकार की, प्रकाशकों की। फिर देखिए आप इन्हीं के जो में दो राइटर पे, एक माली और एक पता नहीं कौन, उन्होंने उस पूरी मर्दमशुमार रिपोर्ट की नकल मार के किताब निकाली राजस्थान की जातियों के बारे में। उन्होंने ऐसी हद मारी है, देखो उन्होंने तो लिखा मर्दमशुमारी में गोला और चाकर पे चैप्टर। जोधपुर के इन हरामखोरों ने उस गोला और चाकर को तो उड़ा दिया, लिख दिया महाराज, कॉपी पेस्ट मार दिया। ये जोधपुर का मामला है, संगठन समाज के वहां है। साला एक हमारे तो वो दुकान नीचे आ जाए गिर करके। इस दुकान में ऐसी पुस्तकें पड़ी है। फिर आइए आप ये पासबुक है, जिन तुच्चियों का साला कोई प्रकाशक का नाम नहीं उन किताबों पे, सीधा प्रकाशक जारी करता है और लिख रहा है 19वीं शताब्दी के बाद में गोला गोली जो थे वो रावण राजपूत कहने लग गए अपने आप को। ये कोई बात है? ये इतिहास लिख रहा है या किसी को गाली देकर चैलेंज कर रहा है? जमीन 12 हरामखोरों को हमने नोटिस दिया 6 सितंबर को, और जैसे इनको नोटिस रिसीव हुई तो उसमें मैंने धमकियां डाली थी, ज्ञापन में मैंने धमकी दी कि 12 सितंबर के बाद हमारी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारी होगा और तुम्हारी दुकानों को क्या असर होगा। उसका नतीजा यह आया कि मैंने एडवोकेट भी हमारे युवा के जिला महामंत्री को रखा, हिम्मत सिंह जी को, ताकि कोई हो तो रियल में पता चले। हिम्मत सिंह जी का 2 दिन फोन आया, जैसे उनको लेटर मिला, भाई साहब बोले वो तो घबरा गए। मैंने उनको कहो डरो मत, माफीनामा लिख के भेज दो, मान लेंगे और आगे गलती मत करना। लेकिन इनको वापस किसी ने कहा, पंचशील प्रकाशन वाले ने, कि साहब वो माफी लिखवा के भेज दूंगा, मेरा बेटा दिल्ली गया हुआ है। आज वो माफी ना माने। जोधपुर वाले की हालत क्या हुई थी वो खुद क्या करेंगे। साथियों, हमारा इतिहास कोई लिखने वाला नहीं है, कोई दूसरा। इतिहास तो हमें लिखना हमारा, और हमारी कलम से लिखना है। तो हम किसकी इंतजार करें? जिन्होंने गलत लिखा है उसको सबक सिखाएंगे, पहला मौका देंगे प्यार से कि मान जा, माफी मांग लो और आगे दे जा, तो माफ किया, आगे से मत समझना। फिर भी नहीं माना तो कोर्ट के दरवाजे तो खटखटानी है। अब कोर्ट में तो जानते हो आप, टाइम लगता है, कोर्ट में टाइम लगता है। लेकिन मेरे किसी को टाइम नहीं हो तो, किसी को रिजल्ट नहीं हो तो फिर क्या होगा? क्या उसकी जिम्मेदारी हम लें कि कोर्ट कब डिसाइड करेगा इसको? इसलिए बड़े प्रेम पूर्वक मैंने उनको निवेदन किया, आग्रह किया कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं जयपुर में रेपुटेड आदमी हूं, मेरा नाम खराब नहीं है, मैं कोई क्रिमिनल भी नहीं हूं, अपराधी भी नहीं हूं, हिस्ट्री सीटर भी नहीं हूं, मैं खुद आपके घर आ जाता हूं। उन्होंने दोबारा फोन करके किया कि नहीं यार उनको मना कर दो, मैं जानता हूं वीरेंद्र सिंह जी को। मैंने क्या जानते, मिले तो ही नहीं, मिले तो ही नहीं। लेकिन साहब वो इतने घबरा गए, लेकिन मुझे उनसे बड़ी सहमति है कि उन्होंने नोटिस के जरिए जो निवेदन था, आग्रह था, उसको माना, और उन्होंने ये की कि हमने जो लिखा सही लिखा। उन्होंने तुरंत मान लिया कि साहब हमने, मैं कुछ नहीं जानता, ये तो जो राइटर साहब थे वो लिख करके स्वर्ग सिधार गए और हम तो उसकी नकल मारते हैं, अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे। 8-10 पुस्तकें हैं,
7 8 10 पुस्तकें कहां से जारी होती है? 7 8 10 दुकानों से जारी होती है। और क्या? और 7 8 10 दुकानदारों को समझाने में कितना टाइम लगता है? 8 फोन करने और क्या करना है? और फोन से नहीं माने तो इतने नोटिस मिलेंगे इनको कि गिन के थक जाएंगे। मैं कानूनी बात बोल रहा हूं, इतने नोटिस मिलेंगे गिन गिन के थक जाएंगे। हिसाब भी नहीं रहेगा कि कौन सा कहां से आया था, कौन सा कहां से आया था। समझ लीजिए साथियों, रावण राजपूत समाज यदि अपने इतिहास को लेकर के, अपने गौरव को लेकर के, अपने स्वाभिमान को लेकर के जिस दिन सड़कों पे उतरेगा तो कोई माई के लाल नहीं है जो इसको गाली गलौज से पुकारेगा। किसी मां ने इतना दूध नहीं पिलाया किसी को जो हमें गाली दे। वो समय गया जब हमारे नेता सामूहिक सम्मेलनों में, सामूहिक भोजन गोष्ठों में उसमें व्यस्त थे, समाज को जगाने में व्यस्त थे। कोई किसी दुकान का हिसाब किताब ले रहा था तो कोई किसी छात्रावास का हिसाब किताब, कोई किसी धर्मशाला की डायरी लेके घूमता था। उसको बेचारे की फुर्सत नहीं मिली ना, वरना इतना टाइम लगता है। लेकिन मेरे को जगते जगते वो सारे और सिस्टम गड़बड़, सिस्टम ऐसा गड़बड़ा गया संगठन का कि वो देख रहे हैं कि 12 तारीख को पता नहीं कोई वीरेंद्र जी हिसाब नहीं मांग लिया, जबकि मैंने तो 6 महीने पहले कहा था हिसाब कोर्ट से मांगना था मुझे, और स्पष्ट लिखा हमने तो हमारे स्वाभिमान की महापंचायत कर रहे हैं। बात में दम था, कोई मुद्दा ही नहीं है। दूसरा मुद्दा था हमारा कि इस रावण राजपूत शब्द को नगर कमीशन और मंडल कमीशन ने जब जाति के रूप में अडॉप्ट कर लिया और आज ये राज्य की और केंद्र की सूची में जब गया जाति के रूप में, तो इससे अच्छा शब्द क्या होगा? माना कि दरोगा हजूरी वजीरी भी कोई कम नहीं थे, ये भी पदवियां थी, लेकिन पदवियों का इतिहास किसी इतिहासकारों ने बिगाड़ा है तो हमारा फर्ज बनता है कि जिसको बिगाड़ रखा उसको फेंको और अपना इतिहास अपनी कलम से लिखो। आज 1912 में जिसने भी सोचा होगा बहुत सोच समझ के कहा होगा ना कि ये समाज समाज है, लेकिन उस वक्त ये नहीं सोचा होगा कि ये समाज पता नहीं कब जगेगा। ये समाज उस वक्त जग गया होता तो आज वीरेंद्र सिंह रावण शायद नहीं कर रहा होता। आज हम यहां पर राजनीतिक एमपीओ की मीटिंग कर रहे होते हैं इस मंच पे। इस मंच पर हमारे समाज के एमएलए एमपी बैठे होते और ये बुरा भरा होता और हम यहां की पॉलिसी होते कि राजस्थान की क्या पॉलिसी होती। साथियों, जिन अंग्रेजों की समझी चालें और षड्यंत्र थी वो उनमें कामयाब हुए। अंग्रेज चले गए लेकिन फूट डालने की रणनीतियां पीछे छोड़ गए। उन्हीं का सिस्टम, उन्हीं का सूत्र आज भी राजनीतिक पार्टियों से चल रहा है, फूट डालो राज करो। हमारे भाई तहसील स्तर पे इकट्ठा होकर के जब जाते हैं तो कहते हैं कि साहब ये काम है थोड़ा सा, बोले एक ही नहीं पहली लाइन तो बोलेंगे, वो बेचारा जाने वाला तो किसी ट्रांसफर की एप्लीकेशन लेकर के और उसको वो समाज। साथियों, ये राजनेताओं का पहले कि किसी भी अच्छे पढ़े लिखे समाज को बोलोगे तुम तो एक नहीं हो, साला वो उड़, फिर वो ढूंढता है कि साला दूसरा कौन है। हम एक नहीं है तो दूसरा कौन है, वो सर्च में लगे और वो खोज के निकाल लेता पता नहीं कहां से ये दूसरा ये है। कहता नेताजी को गए, अरे साहब मिल गया मुझे, वो कौन है? वो है। तब नेताजी कहते देखो इसीलिए तुम्हारा समाज पीछे। ये छोटी मोटी बातों में इस समाज को किसी एमपी की किसी भी इस लॉलीपॉप वाले भाषण में नहीं पढ़ना है। मैं सीधा सीधा फार्मूला बताता हूं राजनीति मानने का। प्रदेश 1 लाख माथे गणा दे हुए तो 1-2 टिकट ऐसे लोगों को मिल जाएंगे नहीं सकते,
जो जीतने, क्योंकि उनको बेवकूफ बनाना होता है, इसलिए वो हारने वाले उम्मीदवारों को टिकट देकर के उस 1 लाख जनता को। प्रदेश स्तर पे माथे गिराने से काम नहीं चलेगा, तहसील स्तर पर समाज को खड़ा करने से काम चलेगा। ये मेरी सोच है, वो राजनेताओं की सोच होगी। कहते हैं कि माथे गिराओ, यहां लाओ, साला करोड़ 2 करोड़ हमारे पास में जो यहां आपको हम बुलाएं। आप जानते हो कि खून पसीने की कमाई से कैसे आप यहां आए हो? किसने कोई पैसा भेजा? नहीं भेजा। सारे के सारे व्यक्ति अपने निजी पैसे से, निजी वाहनों से हैं। किसी न किसी का अंशदान इस महापंचायत में लगा है, क्योंकि ये लड़ाई स्वाभिमान की है, इतिहास की। कहां राजनीति? बहुत पीछे हम तो। 12 सितंबर का दिन बाबा रामदेव जयंती का मैंने जनवरी में सोच लिया था। मुझे पता था कि आज तेजा दशमी भी है, क्या है, कई प्रोग्राम है, लेकिन साथियों सिंबॉलिक डे, ये महान व्यक्ति की जयंती है जिसने छूत और अछूत को मिटाने के लिए अपने घर को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, अपनी जाति मिटा दी। तो क्यों नहीं हम इनसे, इनके आदर्श से, इनके आइडियल से, इनकी सोच से, यदि हमें राजनीति करना है तो हमें हमारे तहसील स्तर पर ही काम करना होगा। तहसील स्तर से जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर आने की आवश्यकता नहीं है। हमें तहसील स्तर पर घर छोड़ के हमारे ही भाइयों के पीछे पे जाकर के बैठना होगा, जिनको सबको एक जैसी बीमारी है। अभी डेनवाल साहब ने कहा था कि सबके एक विशेष बीमारी से ग्रसित है और इनका सबका हॉस्पिटल हमने खोल दिया है। उसका नाम है सोशल जस्टिस मूवमेंट। इस होटल के माध्यम से, इस अस्पताल के माध्यम से हम हमारे लोगों का इलाज करेंगे। इलाज कर करके उनको एक हॉस्टल में, आश्रम में डालेंगे। हम अगर किसी विधानसभा में 100 हैं या 200 या 2000 हैं, वहां नहीं है। यदि वो 2000 उनके साथ वालों को आइडेंटिफाई कर ले, दूसरी जातियों में भी है, तो साथियों चैन से चैन जुड़ करके, कड़ी से कड़ी जुड़ करके बड़ी चैन बनने में कोई ज्यादा समय लगेगा। हम प्रदेश स्तर पे सारे समाजों को यूनाइट कर सकते हैं, एक मंच पे ला सकते हैं, तो आप एक तहसील स्तर पे ला सकते हैं। और आपको तहसील स्तर पे काम करने के लिए, आपको तहसील स्तर पे हाईलाइट होने के लिए, आपको तहसील स्तर पर मजबूत होने के लिए हमें यह सोचना पड़ा कि हमें आगे क्या करना चाहिए, कि 12 नवंबर के बाद, इस स्वाभिमान की महापंचायत के बाद हमारा एजेंडा क्या होगा। हमारा अगला एजेंडा होगा कि स्वाभिमान से स्वावलंबन की ओर जाना है। तहसील इकाइयों पे संगठनों को मजबूत करके नए रजिस्ट्रेशन, नए कानून, नए उद्देश्यों के साथ में हम दोबारा आपके सामने आएंगे। और उसके अंदर हर स्कूल में, हर तहसील पे एक स्कूल समाज की खुलेगी और उस स्कूल में समाज का व्यक्ति पढ़ेगा। समाज का हर बेरोजगार व्यक्ति उस स्कूल में नौकरी करेगा। शिक्षा के जरिए हम उस तहसील और उस गांव में दूसरे समाज के पास पहुंचेंगे। अभी हमारे भाई गोपाल जी ने उठाया था अंबानी स्कूल, धीरूभाई महाराज अंबानी स्कूलें चल रही है। इस समाज की कोई स्कूल नहीं है। इनकी तो एक एक दो स्कूलें राजधानी में होगी। जिस दिन हमारे भाइयों ने सोच लिया और सिस्टम से काम करना चालू कर दिया हमारे संगठन के साथ में, तो वो दिन दूर नहीं है कि यार एक तहसील में एक स्कूल होगी, समाज की स्कूल होगी और समाज का हर बेरोजगार व्यक्ति वहां काम करेगा। किसी के यहां नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह है स्वावलंबन की बात। पहले स्वाभिमान से बाहर आइए,
स्वाभिमान से उठी। फिर हम आगे की बात करेंगे, स्वावलंबन की बात। हमें कोई राजनीतिक पार्टी से टिकट लेने के लिए थोड़ी आपको कोई मौसम भी नहीं है कि कोई एमएलए एमपी या टिकट बांट रही हो कोई पार्टी या कोई लाल बत्ती बांट रही हो, कोई मौसम भी नहीं है आज हमारे पास। इस व्यवस्था की आप मानिए, ताजुब करिए, मात्र 40-50 हजार रुपए का डोनेशन है और आज की इस व्यवस्था का खर्चा मान के चलिए 8 लाख रुपए है। लेकिन जिस सोच, जिन उद्देश्यों से हमने ये कार्यक्रम रखा था, हमारे समाज के कुछ भाइयों ने आकर के पूरी जिम्मेदारी ली। किसी ने खाने की पूरी जिम्मेदारी ली, किसी ने किसी चीज की पूरी जिम्मेदारी ली। फिर भी 3-4 लाख रुपए टूटे। तो 50,000 रुपए के अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम करना मायने रखता है। सिर्फ क्रेडिट और साख से एक सारा खड़ा हुआ है और आपकी जो मेहनत फील्ड में उसके बलबूते पे और उसके भरोसे पे हमने यहां ताल ठोकी। आज स्थिति देख करके हमें हमारे उस घाटे और मुनाफे का कोई हिसाब मायने रखता, वो सब आपने आकर के पूरा कर दिया। कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी भाई आज के इस कार्यक्रम के लिए अपना योगदान देना चाहता है, अपना सहयोग देना चाहता है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के अपना नाम और अपनी राजनीति कर सकते हैं। तो मुझे मालूम है कि कुछ लोग समाज की भावनाओं के साथ, समाज के स्वाभिमान के साथ अपना सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी मौका और अवसर मिलना चाहिए। और इसी मौके और अवसर के लिए मेरे इस उद्बोधन के बाद में जो कोई भाई इस समाज को मदद करना चाहता है, इस संगठन को मदद करना चाहता है, वो स्वेच्छा से कर सकता है। अब अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा और खत्म भी करने वाला हूं। सारी मुख्य बातें तो आ चुकी है। 6 सितंबर को गए हुए नोटिस का रिजल्ट आज लास्ट डेट थी, कल परसों में डाक के जरिए मिल जाएगा। जिनको भी जवाब जारी करना वो आज की डेट में जारी कर देंगे। हमारे बीच में जो सारी व्यवस्था हुई थी, ये सारे हमारे बीच में जो गुमान जोधा बैठे हैं, कहां गए? ये सारा सिंह जी जोधा का सहयोग है, इनके लिए तालियां बजा करके इनका मान बढ़ाएं। इनके बाद में हमारे बीच में गोवर्धन सिंह जी हैं, जिन्होंने सहयोग किया कुछ माल मटेरियल। हमारे बीच में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है जगदीश सिंह जी पवार, 5,000 रुपया सबसे करा करके दिया सुबह 6 बजे। क्या बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इसके बाद हमारे घर पे मेरे मामा जी नरसिंह सिंह जी सोलंकी, उन्होंने 10,000 रुपए निकाल के दिए कि ये 5,000 रुपए दे सकते थे, 10,000 रुपए क्यों नहीं दे सकता। उन्होंने तुरंत 10,000 रुपए दिए। ऐसे और कई भाइयों ने सहयोग दिया। मेरे को जो सहयोग दिया वो मेरे पास सूची है। हमारे पे कान सिंह जी राठौड़ साहब हैं हमारे संरक्षक, इन्होंने 31,000 रुपए का सहयोग दिया। ऐसे नाम है जो मैं जिनको नहीं जानता, जिन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, वो बुरा नहीं माने। और जिनको भी वो सूची उपलब्ध की है या जिन्होंने सहयोग दिया है, वो उनका नाम जब मौका मिलेगा जब बोले। अब मैं अपने बाद में 5-5 मिनट के लिए भी भीलवाड़ा से दुर्गा सिंह जी और हिम्मत सिंह को कहूंगा कि वो आए और अपने जिले की जो तैयारी उन्होंने की उसके बारे में 5-5 मिनट का समय लेकर के उसको संबोधित करें। धन्यवाद।
एक बार जितने भी युवा प्रबुद्ध मातृशक्ति अपनी अपनी कमर सीधी कर लें और दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कर लें और दोनों हाथ ऊपर कर दें। हम सभी स्वाभिमान की मां पंचायत में आए हैं, ये हम सबको याद रहे। मैं बोलूंगा और आपको उद्घोष लगाना है, उसके बाद मेरा काम शुरू होगा। रावण राजपूत, रावण राजपूत, रावण राजपूत। मैं बोलूंगा जय से जय जय।